उस परिवार को तबाह कर दिया, उसके सामने आंखों के सामने मारने का काम किया, हत्या किया। और ऐसे हत्यारों को, जघन्य अपराधियों को गुजरात की सरकार ने रिहा करने का काम किया और रिहा करके वहां के विधायक ने उनको मिठाइयां खिला करके बहुत खुशियां मनाने का काम किया। शर्मनाक बात है दोस्तों, मुसलमानों की पिटाई हो रही है। ऐसे लोगों के ऊपर में राष्ट्रद्रोही मुकदमे लगाए जा रहे हैं। ओबीसी के लोगों की जनगणना नहीं हो रही है। कितना सारा भयंकर मामला हो रहा है। यहाँ तक कि आपके मौलिक अधिकार जो मैं बोल रहा हूँ, आर्टिकल 19 के तहत जो मिला हुआ है, इस पर भी रोक लगाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार कर रही है। सभा सम्मेलनों पर रोक लगा रही है। रोहतक में रोक लगाने का 27 दिन का कार्यक्रम था, रोक लगाने का काम किया। इस्लाम साहब ने कहा उस समय हम लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरेंगे। नागपुर से सरकार चल रही है दिल्ली की, नागपुर पुलिस के गला दबाने का काम हम लोग करेंगे। लाखों की संख्या में हम लोग मोर्चा लेके जाएंगे। अभी वो 6 अक्टूबर का दिन भारत के इतिहास में एक नया अध्याय रचने वाला है। बहुजन मुक्ति पार्टी का पूरे भारत में इसका समर्थन है दोस्तों। 6 अक्टूबर को हम लोग उन महानों की, बाबा साहब अम्बेडकर की संतान है दोस्तों, जिन्होंने भीमा कोरे गांव के अंदर में 500 लोगों के साथ में लड़ाई लड़ी और उनको परास्त करके हम लोगों ने विजय हासिल करने का काम किया। अभी वो नागपुर में फिर से दोबारा वो देखने को मिलने वाला दोस्तों। वहाँ ये वैचारिक लड़ाई है। उस समय चाकू छुरी बंदूक की लड़ाई थी, ये वैचारिक लड़ाई है। आरएसएस पहले ही हथियार डाल दिया, ऐलान ही हुआ है अभी, उसने हथियार डाल दिए और अपनी सुरक्षा के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई है, आप हमारे आरएसएस के हेडक्वार्टर को बचाने के लिए 150 लोगों की कंपनी भेज दो। सीआईएसएफ के जवानों को वहां सुरक्षा के लिए पूरे नागपुर को छावनी बनाकर रखा हुआ है। रोक नहीं सकते क्योंकि नागपुर वहां सारा बाबा साहब अम्बेडकर की जाति के लोगों से 10-20 लाख लोगों के साथ में घिरा हुआ है और 10-20 लाख लोग भारत से जाने वाले हैं। होगा हम देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत में पहली बार इतनी बड़ी ताकत का निर्माण हुआ है दोस्तों। 45 साल से लोग लगे हुए हैं और इसमें आप लोगों को भी मैं निमंत्रण देता हूँ, आप भी समय आइए देखिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी और एक निमंत्रण देने के लिए मैं आपको दावत देने के आया हूँ। इसी महीने की 25 तारीख को बहुजन मुक्ति पार्टी, 10 साल हो गए हमको पार्टी बनाए हुए, 1 दशक में पहली बार हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। साहब को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब और इस सोती हुई कौम को फिर से जगाने वाले हमारे मसीहा, हमारे महान पुरखा साहब काशीराम जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनकी वजह से बाबा साहब के जाने के बाद में फिर से एक बार समाज को सही और नई दिशा देने का काम किया गया, बहुजन समाज को शासक बनाया गया। ऐसे महापुरुष को भी मैं नमन करता हूं साथियों। और आज इस बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा का जिस तरीके से आप लोगों ने जोरदार स्वागत किया है, मैं सभी सम्मानित मतदाताओं को, इस शामीवाला ग्राम पंचायत के समस्त निवासियों को और इससे लगी हुई लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग भी यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम जय मूल निवासी का अभिवादन करता हूँ साथियों। दोस्तों, ये बहुजन मुक्ति पार्टी की उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय परिवर्तन यात्रा 9 सितंबर से हम लोगों ने दरियातनपुर ग्राम पंचायत से शुरू किया, जो गौतम बुद्ध नगर तथागत गौतम बुद्ध जी के नाम पर जो बनाया हुआ जिला है। ग्रेटर नोएडा से हम लोगों ने शुरुआत किया, जयवर विधानसभा से शुरू किया। उसके बाद में ये गाजियाबाद जिले में आई। उसी दिन 9 तारीख को ही दोपहर के बाद में मोदी नगर में एक बहुत बड़ी सभा हुई हमारी। 10 तारीख को यह यात्रा मेरठ जिले में हुई, मेरठ शहर की विधानसभा में। उसके बाद बागपत में गई, बागपत के बारे में 10 तारीख को ही ये हुआ और 11 तारीख को बागपत से फिर ये शामली आई, शामली से फिर सहारनपुर, कल शाम का प्रोग्राम था। आज 12 तारीख में मुजफ्फरनगर में शहर में, वहाँ चट्ठावल से भी और वहाँ पर फुरकाजी से भी और मीरापुर से, ऐसी तमाम विधानसभाओं के, खास मुजफ्फरनगर विधानसभा के भी लोग उपस्थित थे। तो उस सभा को करने के बाद में तुरंत प्रभाव से हम लोग, आपके द्वारा जो इंतजार हो रहा था बेसब्री से, हम आपके यहाँ पर पहुंचे। और आज ये जो चौथा दिन है, चौथे दिन का लगभग
ये 8वां जिला है, 8वीं विधानसभा नजीमाबाद है हमारी बिजनौर जिले की। और ये सामीवाला ग्राम पंचायत में सभा का आयोजन आप लोगों के द्वारा किया गया। इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस यात्रा का एक मकसद है दोस्तों, यात्रा शब्द आते ही आपके मन में एक उमंग निकलने लगती है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं आज यात्राओं का जो दौर चल रहा है, कुछ लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं झूमते हुए झामते हुए, कुछ लोग पैदल यात्रा निकाल रहे हैं आजकल। मगर ये जो यात्रा है ये अपने आप में एक यूनिक किस्म की यात्रा है। ये जो परिवर्तन यात्रा का संकल्प लेकर के हम लोग चले हैं, ये मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकार वंचित लोगों को अधिकार दिलाने की, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए निकाली गई परिवर्तन यात्रा है। ये यात्रा का मकसद है परिवर्तन, बदलाव। और परिवर्तन शब्द कोई छोटा नहीं है। जो लोग यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, इस मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं, वो बनाए रखना चाहते हैं उस व्यवस्था को, वो कभी भी परिवर्तन की बात नहीं कर सकते हैं। ढिंढोरा पीट सकते हैं, आपको ठगने का काम कर सकते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी करने का काम कर सकते हैं, मगर वो बदलाव की, परिवर्तन की बात कभी सोच नहीं सकते हैं। बदलाव किया साहब काशीराम जी ने, बदलाव किया बाबा साहब अंबेडकर साहब ने। हजारों साल की गुलामी को एक झटके में, एक आर्टिकल में उन्होंने समाप्त कर दिया। आर्टिकल 13 संविधान का, आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें दोस्तों, कोई बताने वाला नहीं है। बहुत सारे मेरे समाज के यहाँ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। आर्टिकल 14 से मौलिक अधिकार शुरू होते हैं और आर्टिकल 13 के अंदर में ये अधिकार शुरू होने से पहले ही उन्होंने बंदोबस्त किया। क्या लिखा उसका आर्टिकल 13 में? उसका पहला भाग है, उसमें कहते हैं इस देश में जो भी परंपराएं, रूढ़िवादिताएं चल रही हैं, जिससे समाज की गुलामी दृढ़ होती है, उन सभी रूढ़िवादिताओं को, परंपराओं को हम लोग इस संविधान के लागू होने से एक क्षण पहले तक जो चल रहा है, उनको नल एंड वॉइड घोषित करते हैं, शून्यवत घोषित करते हैं। ये मनुवादियों का डीएनए के अनुसार जो विदेशी शासक जाति के लोग आज देश पर कब्जा करके बैठे हैं, इनका हजारों साल का इतिहास एक लाइन में उन्होंने समाप्त कर दिया। ऐसे थोड़े ही बाबा साहब अंबेडकर से डरते हैं ये लोग। जिंदा बाबा साहब अंबेडकर जितने खतरनाक थे उनके लिए, आज उनके पुतलों से ही रात में सपने आते हैं, उनको डरावनापन ऐसे महसूस होता है, इसलिए उनके पुतलों को तोड़ने का काम करते हैं। ये मनुवादियों की औलादें ऐसे नहीं, उन्होंने दहशत खाते हैं वो लोग। साथियों, दूसरी लाइन में लिखते हैं, आज के बाद, ये संविधान लागू होने के एक क्षण के बाद में इस देश में कोई भी विधिमंडल ऐसा कोई कानून पास नहीं करेगा, ऐसी कोई परंपरा निर्माण नहीं करेगा जिससे समाज की गुलामी को दृढ़ किया जाए। हम ऐसी किसी व्यवस्था को मानने वाले नहीं हैं। हजारों साल का इतिहास एक सेंट्रल आइडिया में उन्होंने एक लाइन में आर्टिकल 13 में समाप्त कर दिया इन दुश्मनों का। ये ड्राफ्टिंग है बाबा साहब अम्बेडकर की। हमारे लोगों को संविधान के बारे में कक्षा 1 से लेकर के MA PhD तक पढ़ाया नहीं जाता है। केवल अंक प्राप्त करने के लिए हमारे एडवोकेट पढ़ते हैं कि नंबर मिल जाए, पास हो जाए, हम वकालत करना शुरू करें, हम लोग जज बन जाएं। मगर उस आर्टिकल के बारे में कोई सामाजिक संगठन आपको बनाने का काम नहीं करता है। हम सैल्यूट करते हैं बारंबार बामसेफ जैसे संगठन को, जिनकी बदौलत आज 45 साल के संघर्ष के बाद आज दुश्मन बिल में से निकल के बाहर आ गया है और आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमें परवाह नहीं इस बात की। अभी तक तो हमारे ही कुछ भोले संकर लोगों को, कुछ पिछड़ी जाति के लोगों को, कुछ अनुसूचित जाति के लोगों को, अलग अलग जाति के लोगों को जाति जाति से भिड़ाने का काम करते थे। मगर अभी जमाना चला गया, अब वो खुद सामने आकर के लड़ने के लिए तैयार हो गया है। बहुत अच्छी बात है। ये वैचारिक लड़ाई है। हम कोई चाकू छुरी बंदूक चलाने वाले नहीं है, तलवार भौंकने वाले नहीं है किसी में भी। ये वैचारिक लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वैचारिक लड़ाई लड़ी। ये विचारों की लड़ाई है, हमारे लोगों के अधिकारों की लड़ाई है, ये धन धरती का बंटवारा करने की लड़ाई है, ये देश का हुक्मरान बनने की लड़ाई है, शासक बनने की लड़ाई है। दोस्तों, इस लड़ाई को आप लोग समझेंगे, समझ करके साथ देंगे, लड़ेंगे और इस देश का कल को हुक्मरान बनेंगे।
बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना लड़ झगड़ करके, अंग्रेजों से झगड़ा करके, यहाँ के शासक जातियों से लड़ाई लड़ करके उन्होंने 4 मौलिक अधिकार प्राप्त किए आप लोगों के लिए। पहले नंबर का अधिकार है उसमें लोक संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हमारे लोगों को मिलना चाहिए। दूसरा नंबर का अधिकार है एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी प्रौढ़ मताधिकार, हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तीसरे नंबर पर 2 बार वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए और चौथे नंबर पर सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए हमारे समाज के लोगों के लिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। ऐसा 2-3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर झगड़ा करके यहां से लेकर लंदन तक बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1932 को आप लोगों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में भारत के नागरिकों को राजा बनने का अधिकार, वोट का अधिकार दिलवाने का काम किया। वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के तहत आप लोगों को दिलवाया। और आज जो लोग, जिनको बहन मायावती जी उन ऊंची जाति के मनवादियों को करोड़ों रुपए टिकट लेकर के टिकट देने का काम करती हैं, उन ऊंची जाति के, उन शासक जाति के डीएनए के अनुसार उन विदेशियों को आज जिनको टिकट देती हैं, वो लोग आपसे कहते हैं आप भैया वोट दे दो, हमको हमें जिताओ, हमें जिताइए भैया, हम आपकी पार्टी से आए हैं, हाथी वाली पार्टी से हम आपके बीच में आए हैं, बहन जी ने टिकट दिया है, आप जिता के भेजो, हमको सांसद बनाओ, विधायक बनाओ। साथियों, उनके बाप दादे जो आज आपकी पार्टी से, सो कॉल्ड पार्टी से जो आज टिकट लेके आते हैं, वोट मांगते हैं, उनके बाप दादे आपको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर से लड़ने का काम कर रहे थे, आपके वोट को छीनने का काम कर रहे थे। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नहीं चलने दिया किसी की, आपको वोट का अधिकार दिलाया राजा बनने के लिए, दूसरों को राजा बनाने के लिए नहीं दिलाया। ये बिजनौर की वो ऐतिहासिक क्रांतिकारी जमीन है, यहां से बहन मायावती जी को आपने चुनाव लड़वा करके भेजा, यहां से आप लोगों ने गांव गांव से जाकर के उन ऊंची जातियों के डंडे खाए, उनमें डंडे मारने का भी काम किया, बूथों की कैप्चरिंग करते थे आप लोगों ने। मैं जानता हूं किस तरीके से आप, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए यहाँ पर, इन्होंने झगड़ा किया, बूथ लुटवाने से बचाया, सिर फुड़वाया, और तब जाकर के इतनी बड़ी ताकत के रूप में साहब काशीराम जी ने गांव गांव जाकर के उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाया। 10 साल के अंदर में पार्टी बनाने के बाद आज की तारीख में वो पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की मान्यता खतरे में पड़ी हुई है। बहन मायावती को क्या लगता है? उनको लगता है पूरा उत्तर प्रदेश ही भारत है। उत्तर प्रदेश भारत नहीं है, भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के पूछिए मेरे भाइयों, अपने आप से, अपने जमीर से पूछिए, क्या वास्तव में बहन मायावती जी ने अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ 2022 का लड़ा क्या? महारानी जी घर से बाहर नहीं निकली। अगर लड़ाई लड़ती वास्तव में तो बीजेपी को मुकाबला कर सकती थी। वो बीजेपी वाले लोग उसको जेल में सड़ा सकते हैं, डाल सकते हैं, संपत्तियों को जब्त कर सकते हैं, इसलिए मुंह नहीं खोला समाज के लिए, अपनी चुपचाप बैठी रही। आज की तारीख में अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहा थे, उसके बाद भी क्या हुआ? जीती हुई सीटों को डाका डाल करके अखिलेश यादव को हरवाने का काम किया। क्या कर लेंगे ये लोग? ये अपने परिवारों को, संपत्तियों को बचाने में लगे हुए हैं। इनसे कोई बड़ी उम्मीद आप लोग नहीं कर सकते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला काम हुआ अखिलेश के साथ में, देखा होगा आप लोगों ने। हारी जीती हुई सीटों को हरवाने का काम किया समाजवादी पार्टी की, हुआ कि नहीं हुआ? और यही अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं, मैं जानता नहीं हूं डीएम को, मुजफ्फरनगर के को, अरे पहली पोस्टिंग मैंने दिया था उसको, 1 नंबर का भ्रष्ट आदमी है वो डीएम। एक आंकड़ा में हो के लाल पीले होकर के वो बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इनके बस की बात नहीं है, जिनको आप लोग समाज के लोग कहीं न कहीं अज्ञानतावश नेता मानते हो, ये नेता नहीं है, ये समाज के धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, समाज के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं। दोस्तों, बिहार में देखो जाके तेजस्वी यादव का क्या हाल है, वहां भी वही हाल हुआ उनके साथ में, उनके पिताजी को जेल में सड़ा के रखा। नीतीश कुमार जी का क्या हाल है? नीतीश चचा जो है अब तक तो ठीक थे, वॉशिंग मशीन में धोल दिए थे उनको, अभी जब निकाल दिया उनको तो वो बेकार हो गए। बीजेपी जहां अपना फायदा देखती है वहां उनके लिए तो सारे नेता ठीक हैं, और जहां उनका नुकसान होने लगता है तो फिर वो बेकार है एकदम से। ये हाल है
कौन सी पार्टी है आज की तारीख में जो इस भारतीय जनता पार्टी को, इस संविधान विरोधी पार्टी को, इस संविधान के साथ द्रोह करने वाले लोगों का मुकाबला कर सके? आज की तारीख में बहुजन मुक्ति पार्टी ही इनका मुकाबला कर रही है। गांव-गांव जाकर के अपने समाज के हजारों लोगों को, युवाओं को तैयार करने का काम, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दिन रात आगे बढ़ रहे हैं। अभी कोई चुनाव नहीं है। चुनाव के वक्त में जब हमारे कार्यकर्ता या मैं खुद आपके बीच में आता हूं तो आप लोग मेरे को दौड़ाने का काम करते हैं, अज्ञानतावश दौड़ाते हैं, कहते हैं अरे भैया काहे वोट काट रहे हो, वोट कटवा हो, आने दो बहन जी को, बनने दो मुख्यमंत्री, बनने दो प्रधानमंत्री। ये मेरे समाज के भोले शंकर लोग कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आने दीजिए साहब। हमने 2012 में 6 दिसंबर 2012 को बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई। क्यों बनाई मैं बताना चाहता हूं उसके लिए दोस्तों आज आपको। इसलिए बनाई क्योंकि 2007 में साहब काशीराम जी हमारे बीच में नहीं थे। उनकी सहानुभूति की वजह से ही 2007 में 207 सीटें जीत करके आई। 2006 में चले गए हमारे बीच में से। 9 अक्टूबर को तुरंत ही 6 महीने के अंदर में चुनाव होने वाला, 7 आ गया। मार्च अप्रैल में चुनाव था और उनकी सहानुभूति की वजह से, उस मसीहा की वजह से, उनकी याददाश्त में ये क्रांति हुई थी दोस्तों। 207 विधायकों के साथ में बहन मायावती जी ताजपोशी हुई, मुख्यमंत्री बनी। मैं याद दिलाना चाहता हूं बिजनौर के साथियों को और पूरे भारत के लोगों को ये लाइव प्रसारण दिखाना चाहता हूं। आज इस लाइव प्रसारण के माध्यम से न केवल भारत के हजारों लोग, लाखों लोग, बल्कि दुनिया भर के लोग, यहाँ से 12 कंट्रियों के लोग देख रहे हैं आपके इस गांव के, शामीवाला गांव की इस सभा को। 12 देशों के लोग दुनिया के देख रहे हैं। यहाँ से बैठे हुए कुवैत के लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग देख रहे हैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ से बैठे हुए थाईलैंड में लोग देख रहे हैं, यहाँ से बैठे हुए लोग सऊदी अरब के लोग देख रहे हैं, यूएई के लोग देख रहे हैं। इतने सारे देशों के लोग यहाँ से आपकी सभा को सुन रहे, देख रहे हैं दोस्तों। कोई सामान्य बात नहीं है। ये मीडिया जो संविधान का दुश्मन मीडिया है, सरकार की चाटुकारिता करने वाला जो मीडिया है, हम इसके भरोसे पे नहीं है दोस्तों। ये सरकार जो संविधान विरोधी काम करने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार संविधान के विरोध में फैसला लेने का जो काम कर रही है, कानून बना रही है, देशद्रोही कानून बनाने का काम कर रही है, उस सरकार की प्रशंसा में भारत का जो मीडिया है वो लगा रहता है दिन रात 24 घंटे। यानी कि उसका गठबंधन जैसे हो गया है बीजेपी के साथ में मीडिया वालों का। दिन रात वही चोंच लड़ाने का काम करते हैं। संविधान को बचाने के लिए, देश के नागरिकों को बचाने के लिए भारत का मीडिया काम ही नहीं करता है। इतना बड़ा आरोप लगा रहा हूं मैं देश की मीडिया पर। संविधान निर्माताओं ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा मीडिया करेगा, मगर कर रहा है। भारत की न्यायपालिका में संविधान विरोधी फैसले हो रहे हैं। अभी आज का हाल का करंट का उदाहरण है, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, कल के अखबारों में पढ़ने को मिलेगा। वो ज्ञान व्यापी मंदिर को लेकर के, गौरी श्रृंगार को लेकर के बनारस कोर्ट ने फैसला दिया है। अरे दूसरे पक्षों की सुनवाई नहीं हो रही है। बड़े हैरानी की बात है। कोई दूसरा पक्ष का आदमी कोई अपनी बात कहना चाहता है, मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अपनी बात रखने का कहा, खारिज कर दिया उसकी अपील को। क्या तमाशा बना रखा है, नौटंकी चल रही है देश के अंदर में। बाबरी मस्जिद के केस में बौद्ध लोगों ने कहा कि यह बौद्ध मंदिर है, हमारी सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको हियरिंग के लिए सुनाई ही नहीं, मना कर दिया। ये क्या ड्रामा चल रहा है देश के अंदर में। भारत का संविधान होने के बाद भी भारत के संविधान को नहीं माना जा रहा है। ना सुप्रीम कोर्ट मान रही है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी मान रहे हैं। आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का काम इस योगी और मोदी की सरकार में हो रहा है। इतना खतरनाक मंजर है दोस्तों। और सारे विपक्ष के नेता लोग, चाहे वो एससी की राजनीति करने वाले लोग हों, चाहे ओबीसी की राजनीति करने वाले लोग हों, चाहे वो पिछड़े के लोगों की राजनीति करने वाले लोग हों, चाहे मुसलमानों के साथ में गुमराह करके उनको बरगलाने का काम करने वाली राजनीतिक पार्टियां, संगठन हैं, मुंह पर ताले लगे हुए हैं। हिम्मत नहीं है बोलने की उनकी। आज बोल दिया, दूसरे दिन जेल में जाएंगे लालू जी की तरह से। उनकी हिम्मत नहीं दोस्तों। किसी के पीछे ईडी लगाई जा रही है, सीबीआई लगाई जा रही है, आय से अधिक संपत्ति में उसको जब्त करने का फैसला दिया जा रहा है। ये सारा डर गए हुए लोग हैं। इसलिए जो डर गया वो मर गया। उससे आप मरे हुए आदमी से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी भी इसी तरीके से आज की तारीख में खत्म हो चुकी है। कोई उम्मीद नहीं कर सकते। टाइटैनिक जहाज बन चुकी है। इतना सारा होने के बाद भी अगर कोई ये सोचता है कि शायद हमें एक उम्मीद दिखाई दे रही है, तो शायद आत्महत्या करने के बराबर कोई दूसरा काम
नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे और सामाजिक रूप से 12% रह गया है वोट शेयर। बाबूजी बैठे यहाँ पर, आप लोग जानते हैं 30.5% था 2007 में, 30.5% वोट परसेंट से 31% हो गया था। पंजाब में जीत के आते थे, राजस्थान में लोग जीत के आते थे एमएलए एमपी, कर्नाटका में आते थे, साउथ इंडिया में जाकर के महाराष्ट्र में आते थे, और मध्य प्रदेश में आते थे, छत्तीसगढ़ में आते थे, बिहार में आते थे, झारखंड में आते थे। मगर आज केवल उत्तर प्रदेश ही भारत है, और उत्तर प्रदेश में हाथी अंडे दे रहा है। हाथी बेसिकली अंडे देता नहीं है, बच्चे देता है। सांसद विधायक के रूप में बच्चे दिए भी थे, मगर अभी अंडे दे रहा है। उम्मीद नहीं है दोस्तों, ये उगता हुआ सूरज है। बहुजन मुक्ति पार्टी ने इस मिशन को बचा लिया। काशीराम साहब के सपनों को साकार करने के लिए आज हम लोग गांव गांव भटक रहे हैं, और बहुत सारे दानिश्वर लोग, समाज के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे लोग आज की तारीख में तैयार हो गए हैं कि देश के भविष्य को बचाना है, संविधान को बचाना है और देश को बचाना है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी काम कर रही है। निश्चित तौर पर बदलाव होगा दोस्तों। ये परिवर्तन यात्रा उसी का एक संदेश है। मैं बताना चाहता हूं आज आपको, हमारे ये परिवर्तन यात्रा के जो मुद्दे हैं, पहले नंबर का मुद्दा है भारत सरकार जो भाजपा की है, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार एक रशियन सॉफ्टवेयर, विदेशी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम जैसे वामन मेश्राम साहब जैसे लोगों की फोन टेपिंग हो रही है, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जासूसी कराने का काम भारत सरकार खुद कर रही है। भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने निजता का मौलिक अधिकार दिया है हम लोगों को सभी को, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया है, राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया है, और उस अधिकार का उल्लंघन करने का काम खुद भारत की सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। लोगों की जासूसी कर रही है, फोन टेपिंग करवा रही है, ब्लैकमेल कर रही है। भारत के चीफ जस्टिस का जो है उन्होंने ब्लैकमेल किया, महिला के द्वारा उसका फोन टेपिंग करवाया, उसके ऊपर आरोप लगाए, और आरोप लगाने के बाद में उसके साथ में उनका ब्लैकमेल करने के बाद में और अपने मनमर्जी के हिसाब से ईवीएम के खिलाफ में जो फैसला होने वाला था वो अपने फेवर में करवाया। इतना खतरनाक मंजर है। भारत का मीडिया बताने वाला नहीं है आप लोगों को, कोई नेता की औकात नहीं है जो आपको ये सारी बातें बताए। जान जोखिम में डाल करके हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं, वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं, सामाजिक लेवल पर, पार्टी लेवल पर हम इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। ये देश में पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है, जानवरों की गिनती होती है। अभी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं देश में शेरों की संख्या बढ़ रही है। लोग सोच रहे हैं यार क्या बात कर रहे हैं। शेरों की गिनती कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रशासन को लगाते हैं, आंकड़े इकट्ठे कराते हैं, मगर ये देश में लगभग 60 से 65% हमारे पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या है। जानवरों की गिनती होती है, ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। इतना घातक मामला है। जब जनगणना ही नहीं होगी तो सरकार के पास आंकड़े नहीं होंगे, आंकड़े नहीं होंगे तो भारत सरकार ओबीसी के नाम पर 0 बजट देती है, एक नए पैसे का बजट अलॉट नहीं करती है। जब 1 रुपया का बजट नहीं होगा तो पिछड़ों को विकास कैसे होगा, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरेगा, उनको नौकरियां कैसे मिलेगी। जनगणना ही नहीं हो रही है, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है। अभी चौधरी विकास पटेल जी मेरे जैसे युवा साथी एक निकले हुए हैं, पूरे भारत में जनगणना को लेकर के, ओबीसी जाति जनगणना को लेकर के उन्होंने पिछले महीने भारत बंद का ऐलान किया। बड़े पैमाने पर वो भारत बंद समर्थन हम लोगों ने समर्थन किया, सफल हुआ दोस्तों। हमने मुसलमानों के समर्थन में भी जो एनआरसी एनपीआर का कानून था, जो सीए का कानून था, जो सारे देश भर में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, मगर वास्तव में निशाना मुसलमान नहीं थे, निशाना तो हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग थे, जिनको शासक जाति के लोग हिंदू बना के रखना चाहते हैं। हम हिंदू नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है हम हिंदू नहीं है, और ये रिकॉर्डेड बात है सारी की सारी। जो भी अपने आप को हिंदू कहता है आज की तारीख में, वो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानता है। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हुआ है अपने जीवन में, उन्होंने कहा कालाराम मंदिर में जब प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, प्रैक्टिकल करवाया उन्होंने अपने जीवन में, अपने जीते जी प्रैक्टिकल कराया उन्होंने कहा चलो कालाराम मंदिर हम प्रवेश करेंगे। कालाराम मंदिर में लेके गए लोगों को, क्योंकि लोगों बाबा साहब अम्बेडकर की एक सोच थी, वो बहुत विद्वान आदमी थे,
हमारे लोगों को आज मना करो भैया क्या रखा है, पत्थरों पर सर पटकने से कोई फायदा होने वाला है आपका? कोई मानने वाला नहीं है। बाबा साहब ने लोगों की साइकी को समझा और कहा चलो कालाराम मंदिर। सारे लोग हजारों हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए। अरे बाबा साहब अम्बेडकर कालाराम मंदिर का ताला खुलवाएंगे, हम अछूतों के लिए दर्शन कराएंगे, चलो चलो चलो। सारे लोग कालाराम मंदिर के लिए तैयार हो गए। और ये बात उन सबल ऊंची जाति के लोगों को पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर सारे अछूतों को लेकर के कालाराम मंदिर में घुसने वाले हैं। सारे लाठी डंडा फावड़ा हथियार लेकर के, ईंट पत्थर गुम्बा लेकर के खड़े हो गए बीच में। और जैसे ही वो प्रवेश किए, आगे आगे बाबा साहब अम्बेडकर, पीछे पीछे सारा अछूत समाज। और जाकर के जैसे ही पता चला, दे पत्थर, दे डंडा, दे फावड़ा, सबके सर फोड़ दिए। बाबा साहब अम्बेडकर को भी एक आध पत्थर लगा, उनका भी सर फटा। और फिर जाकर के उन पिटे पिटाए लोगों को सबको इकट्ठा किया बाबा साहब ने और कहा देखो हम हिंदू नहीं हैं, अगर हम हिंदू होते तो आज हमको कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए ये लोग जरूर हमें जाने देते, इसलिए हमारी पहचान अलग है, हम हिंदू नहीं हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को पिटवाने के बाद में तब उनको समझाने का काम किया, खुद भी फुटाया सिर्फ। हमारे लोगों को समझ में आनी चाहिए कि लीडर कुछ करता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। समझ रहे मेरी बात को? वैसे मना करते आप लोग और जकड़ के उसको पकड़ के रखते। बाबा साहब ने उसका इलाज ढूंढा। दूसरी बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको दूसरा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मामला आया तो मदन मोहन मालवीय ने लिखित में चिट्ठी भेजा, अंग्रेजों से मिले और कहा हम हिंदू विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। बनाओ, हमें क्या दिक्कत है, शिक्षा का अधिकार है, आप लो, हमें क्या प्रॉब्लम है। बोले हमें फंड ग्रांट करो। आप सरकार हो, ब्रिटिश इंडिया है, भारत नहीं है, ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश का राज भारत पर है, इसलिए आप हमें फंड दो। बोले ठीक है देते हैं। अंग्रेजों ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम पर फंड ग्रांट करने का काम किया, अनुदान दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर कुछ सर सैयद अहमद खां वगैरह, ये सारे जो उस समय के बड़े मुस्लिम लीडरान थे, इन्होंने कहा हम भी मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं। तो मुसलमानों को भी फंड ग्रांट किया उन्होंने। बोले आप भी ले लो, हमें क्या दिक्कत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम ना तो हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान अलग है। क्योंकि हिंदू लोग, सवर्ण हिंदू लोग हमको अधिकार नहीं देते हैं, हमको कुएं पे चढ़ने नहीं देते, हमारी पिटाई करते हैं, इसलिए हम हिंदू नहीं हैं। और हमको भी पैसा चाहिए, हमको भी एजुकेशन चाहिए। बोले ठीक है बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर जी, आप भी कोई ड्राफ्ट बना के हमको दो, हम आपको ही फंड देते हैं, हमारे बाप का क्या जा रहा है। आप ही लोगों से फंड हम इकट्ठा करते हैं, रेवेन्यू लेते हैं और आपके विकास के लिए थोड़ा बहुत लगा देंगे तो हमारा क्या जा रहा है। अंग्रेजों ने सोचा चलो दे दो, आप भी देते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया पता है आपको? बाबा साहब अम्बेडकर ने लगभग 27 लोगों के नाम 1 2 3 4 5 6 7 लिख करके एक लंबी लिस्ट तैयार किया और लिखने के बाद में अंग्रेजों को पकड़ाई। हाँ ये क्या है साहब, इन लोगों को मैं विदेशी शिक्षा दिलाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे फंड दिया जाए। उसमें डॉक्टर के.आर. नारायण साहब का भी नाम था, बहुत सारे मेरठ के लोगों के नाम थे, बहुत सारे आगरा के लोगों के नाम थे, ज्यादा मेरठ आगरा के लोगों के नाम थे। के.आर. नारायण साहब साउथ से थे। इन तमाम लोगों का नाम लिख के 27 लोगों की लिस्ट पकड़ाई। अंग्रेज लोग भौचक के रह गए देख करके, अरे क्या मतलब है भाई आपके समाज की, यार प्राइमरी एजुकेशन की हालत क्या है, कितनी बुरी से बदतर स्थिति है, आप प्राइमरी एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपके बच्चों की क्या हाल हो रहा है, आप हायर एजुकेशन की विदेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये हमारे भेजे में कुछ घुस नहीं रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात इतनी आसानी से घुस सकती थी क्या किसी के दिमाग में? अंग्रेज लोगों के दिमाग खराब हुए, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको देंगे मगर हमें समझाइए आप क्या करना चाहते हैं। तो उस समय दोस्तों बाबा साहब ने कहा कि आपको लगता है मैं अकेला 500 ग्रेजुएट के बराबर हूं? अंग्रेजों को सवाल पूछा, क्या बात कर रहे हैं आप, 500 क्या, 1000 ग्रेजुएट के बराबर आप अकेले ही हैं। तो बाबा साहब ने कहा बिकॉज ऑफ फॉरेन एजुकेशन, मैंने विदेशी शिक्षा पढ़ी है, यहां से देश दुनिया को जाना समझा है, इसलिए आप मुझे 1000 ग्रेजुएट के बराबर उपाधि दे रहे हैं। मेरे जैसे 27 लोग अगर पढ़ लिख करके आएंगे, इस भारत की तस्वीर क्या होगी मालूम है आपको? कभी कल्पना की है आप लोगों ने
ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको समझाने का काम किया। उन्होंने कहा इट्स ऑल राइट डॉक्टर अम्बेडकर, हम आपको ये फंड देते हैं और आपके कहे अनुसार, ये लिस्ट के अनुसार हम सभी को विदेशी शिक्षा देने के लिए पासपोर्ट से लेकर के वीजा तक सारा बनवा के देंगे और उनको सारे लोगों को शिक्षित करेंगे। हम जहां भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे वो सबको पढ़ाएंगे। वो धोखेबाज और गद्दार उस समय के लोग जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने आकर के कहा, जब बाबा साहब अम्बेडकर लंदन जाते थे मिलने के लिए, अमेरिका जाते थे उन लोगों से, तो वो अपने घर का पोस्टल एड्रेस भी नहीं देते थे, मिलने के लिए समय नहीं देते थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, आगरा में 18 मार्च 1956 को मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं सोचता था पढ़ लिख करके ये अपनी समाज का नेतृत्व करेंगे, मगर मैं देख रहा हूं मेरे अगल बगल क्लर्क और कलेक्टरों की केवल भीड़ इकट्ठा हो गई है जो अपने ही तोदे पालने में मशगूल है। बड़े दुख भरे मन से ये बात कही और आगे कहा उस आगरा के भाषण में 18 मार्च 1956 का कि मुझे ऐसा कोई दूर दूर तक नौजवान दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे जाने के बाद इस आंदोलन को आगे लीड कर सके। आज मुझे इस आंदोलन का अपने आप को एक अकेला बंबू नजर आता हूं, कोई दूसरा बंबू मुझे नजर नहीं आता है। बहुत लंबा चौड़ा स्पीच था, बताने का समय नहीं है, इशारा ही काफी है। सेंट्रल आइडिया मैंने बताया आपको साथियों। तो इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर की को बामसेफ संगठन ने कुछ लोगों को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि उनके जमीर को झकझोरने के लिए यह विषय कुछ अभियान चलाया। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हमारी क्या औकात है हम लोग कहें? बाबा साहब अम्बेडकर की कही हुई बात को हम लोग उच्चारण करके मेश्राम साहब ने अभियान चलाया, तब कुछ पढ़े लिखे लोगों में सेंसिटाइजेशन हुआ। काशीराम साहब ने भी पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। ये बामसेफ संगठन सारे भारत भर का संगठन बनाया और इस तरीके से लगातार ये आज पूरे देश और दुनिया में फैल गया। 40 देशों के लोग आज बामसेफ को मानते हैं, चला रहे हैं। इस तरीके से ये जन आंदोलन की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साथियों। और ये जो आज पेगासस का मुद्दा है, जाति जनगणना का मुद्दा है, बिल्किस बानो का नाम आपने सुना होगा। कितना बवाल हो रहा है गुजरात के अंदर में, सारे देश भर में कितना छीछालत हो रही है भाजपा सरकार की। बिल्किस बानो वो महिला जिसके परिवार के 11 लोगों को, उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी इन डीएनए के अनुसार विदेशी लोगों ने, इन शासक जाति के लोगों ने, मनवादियों की औलादों ने उस परिवार को तबाह कर दिया। उसके सामने, आंखों के सामने मारने का काम किया, हत्या किया उनकी। और ऐसे हत्यारों को, जघन्य अपराधियों को गुजरात की सरकार ने रिहा करने का काम किया और रिहा करके वहां के विधायक ने उनको मिठाइयां खिला करके बहुत खुशियां मनाने का काम किया। कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। मुसलमानों की पिटाई हो रही है, ऐसे लोगों के ऊपर में राष्ट्रद्रोही मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ओबीसी के लोगों की जनगणना नहीं हो रही है। इतना सारा भयंकर मामला हो रहा है, यहां तक कि आपके मौलिक अधिकार जो मैं बोल रहा हूं, आर्टिकल 19 के तहत जो मिला हुआ है, इस पर भी रोक लगाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार कर रही है। सभा सम्मेलनों पर रोक लगा रही है। रोहतक में रोक लगाने का 27 जून का कार्यक्रम था, रोक लगाने का काम किया। मेश्राम साहब ने कहा उस समय कि हम लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरेंगे जाके। नागपुर से सरकार चल रही है दिल्ली की, नागपुर को इसके गला दबाने का काम हम लोग करेंगे। लाखों की संख्या में हम लोग मोर्चा लेके जाएंगे। अभी वो 6 अक्टूबर का दिन भारत के इतिहास में एक नया अध्याय रचने वाला है। बहुजन मुक्ति पार्टी का पूरे भारत में उसका समर्थन है दोस्तों। 6 अक्टूबर को हम लोग उन महानों की, बाबा साहब अम्बेडकर की संतान है दोस्तों, जिन्होंने भीमा कोरेगांव के अंदर में 500 लोगों के साथ में लड़ाई लड़ी और उनको परास्त करके हम लोगों ने विजय हासिल करने का काम किया। अभी वो नागपुर में फिर से दोबारा वो देखने को मिलने वाला है दोस्तों आपको। वहां ये वैचारिक लड़ाई है, उस समय चाकू छुरी बंदूक की लड़ाई थी, ये वैचारिक लड़ाई है। आरएसएस पहले ही हथियार डाल दिया, ऐलान ही हुआ है अभी, उसने हथियार डाल दिए और अपनी सुरक्षा के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई है, आप हमारे आरएसएस के हेडक्वार्टर को बचाने के लिए 150 लोगों की कंपनी भेज दो। सीआईएसएफ के जवानों को वहां सुरक्षा के लिए पूरे नागपुर को छावनी बना के रखा हुआ है। रोक नहीं सकते क्योंकि नागपुर वहां सारा बाबा साहब अम्बेडकर की जाति के लोगों से 10-20 लाख लोगों के साथ में घिरा हुआ है और 10-20 लाख लोग भारत से जाने वाले हैं। होगा हंगामा देश,
कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत में पहली बार इतनी बड़ी ताकत का निर्माण हुआ है दोस्तों। 45 साल से लोग लगे हुए हैं सींचने के लिए, और इसमें आप लोगों को भी मैं निमंत्रण देता हूं, आप भी समय आइए, देखिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी और एक निमंत्रण देने के लिए मैं आपको दावत देने के लिए आया हूं। इसी महीने की 25 तारीख को बहुजन मुक्ति पार्टी, 10 साल हो गए हमको पार्टी बनाए हुए, 1 दशक में पहली बार हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। लगभग 16 विषय हैं आज की तारीख में, जिसमें कोई भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक पार्टी का आदमी चर्चा नहीं करना चाहता है। उन 16 विषयों के पर्चे अभी आपको मिलेंगे सभा के बाद में। उन विषयों पर लगभग सैकड़ों वक्ता लोग अपनी बात रखेंगे। 2024 के चुनाव की मूल निवासियों की सत्ता की सरकार बनाने के लिए वहां नींव रखी जा रही है दोस्तों। लाखों की संख्या में वो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा भोपाल मध्य प्रदेश में, और वो जमहूरी मैदान के अंदर में इतिहास लिखा जाएगा सारे देश के अंदर में। अभी उसका मैसेज जाने वाला है। आप लोग उस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए भी पधारें। आपका मैं पुरजोर स्वागत करता हूं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते निमंत्रण देने के लिए मैं खुद ही आया हूं आपको। आप लोग उसमें आए और 24 के लिए सरकार बनाने के लिए अपना कमर कसके तैयार हो जाएं। आप लोग ऐसा करेंगे, ऐसी मुझे भरपूर उम्मीद है दोस्तों। आपने मेरी बात ध्यान से सुना। मुझे आगे भी अभी रवाना होना है। अभी आज के लिए केवल इतना ही वक्त दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों का आभार। जय भीम, नवोदय, जय मूलवासी। मैं कुछ नारे आपके बीच में रखना चाहता हूं और आपका मदद, आपका साथ सहयोग लेना चाहता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, शिक्षा रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सड़क रास्ते दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। कितने लोग बदलना चाहते हैं इस निकम्मी नकारा सरकार को? सारे लोग। दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस निकम्मी नकारा सरकार को हटाने से रोक सके। साथियों, तो कौन सी सरकार लाना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर? बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज के दलाल भड़वे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, समाज के दलाल भड़वे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, तथागत गौतम बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साथियों। इस परिवर्तन यात्रा में आप लोग जो भी लोग सहयोग करना चाहते हैं, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, क्योंकि ये यात्रा कोई उद्योगपति या पूंजीपतियों के सहारे पर नहीं चल रही है, उनके सहयोग से नहीं चल रही है। ये जैसे काशीराम जी आपने कहा था कि एक नोट एक वोट चाहिए, और ऐसा मांग मांग करके उन्होंने लोगों को राजा बना दिया था, सांसद विधायक बना दिया, सरकार बना दी, और आज अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बहुत सारा होने के बाद भी आज समाज की पिटाई हो रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, इस बदलाव करने के लिए हम काशीराम साहब के सपनों को साकार करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाए हैं। आप लोग उन्हीं के पैटर्न पर चल करके, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके, उनके क्रियाकलापों को अपनाते हुए हम फिर से एक बार इस मिशन को बचाने के लिए खड़े हो गए हैं। इसमें आप लोग साथ सहयोग करेंगे, और ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, मगर इस मनवादियों की गुलामी से आजादी हम दिला के रहेंगे, उनको मुक्ति दिला के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नवोदय साथियों। थैंक यू।